नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान ने जॉर्डन सीरिया सीमा पर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन में हमले में हाथ होने से किया इनकार। अमेरिका ने ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों पर लगाया आरोप। राष्ट्रपति बाइडेन ने माकूल जवाब देने का दोहराया संकल्प। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा बचाव अभियान। आईएनएस सुमित्रा ने ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एमवी ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं के चंगुल से कराया आजाद, मछुआरों को कराया मुक्त। एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद संबंधों को सुधारने की कोशिश। ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे पाकिस्तान। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। बढ़ सकती है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की मुश्किलें। महाभियोग लाने की तैयारी में मुख्य विपक्षी दल। मंत्रिमंडल में 4 सदस्यों की मंजूरी को लेकर पक्ष और विपक्ष में बढ़ी खाई। चीन पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। बिकने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड। हांगकांग की अदालत ने कंपनी की संपत्तियां बेचकर कर्ज वसूलने का दिया आदेश। बीते 3 साल से भारी कर्ज में डूबी हुई है कंपनी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना का बदला लेने की बात कही है। अमेरिका ने हमले के पीछे ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों का हाथ होने का दावा किया है, तो ईरान ऐसे आरोपों से इनकार कर रहा है। अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद ये अमेरिकी सेना के खिलाफ पहला घातक हमला है। जॉर्डन की सीमा इराक, इजराइल, फलस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है। ये रिपोर्ट देखिए। सीरियाई सीमा के निकट जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैन्य अड्डे पर हुए हमले का माकूल जवाब देने का संकल्प दोहराया है। अमेरिका हमले के पीछे ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों का हाथ होने का दावा कर रहा है। ये ड्रोन हमला टावर 20 पर हुआ है, जिसमें करीब 34 लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। वहीं एयरबेस को काफी नुकसान भी पहुंचा है। कल रात जब हमने अपने एक बेस पर हुए हमले में 3 बहादुर सैनिकों को खो दिया, मौन रहकर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन्हें जवाब जरूर देंगे। भगवान आप सबका भला करें। हालांकि ईरान ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे निराधार बताया है। प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि हमले की योजना में ईरान किसी भी तरह से शामिल नहीं था, न ही इन समूहों को किसी तरह का निर्देश दिया गया था। क्षेत्र में प्रतिरोध समूह अपने निर्णयों और कार्यों में ईरान से आदेश नहीं लेते हैं। ईरान पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। अमेरिका अपनी समस्याओं को छुपाने के लिए ईरान को क्षेत्र की लड़ाई में घसीटना चाहता है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान से तनाव को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी कड़ी निंदा की है। हम चिंतित हैं और ईरान से क्षेत्र में तनाव कम करने का आग्रह करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। हम क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं और हम इसी दिशा में काम करना जारी रखेंगे। ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों के एक छात्र संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंट इन इराक ने जॉर्डन सीमा पर 3 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद यह अमेरिकी सेना के खिलाफ पहला घातक हमला है। जॉर्डन की सीमा इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है। अमेरिकी सेना लंबे समय से जॉर्डन का इस्तेमाल बेस के रूप में कर रही है और रविवार को हमला उत्तरी जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ।
जॉर्डन के सरकारी टीवी चैनल ने सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला जॉर्डन से बाहर सीरिया की सीमा पर हुआ है। सीरिया के साथ सीमा पर एक स्थान को आतंकी हमले में निशाना बनाया गया है। ये सैनिक आतंकवाद के खतरे से निपटने और सीमाओं को सुरक्षित करने में जॉर्डन के साथ सहयोग कर रहे हैं। जॉर्डन के उत्तर पश्चिम में जिस सैन्य अड्डा को निशाना बनाया गया है वो इराक, जॉर्डन, सीरिया में अमेरिका के दर्जनों अड्डों में से एक है। जॉर्डन में 3000 जबकि इराक में 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी कर्मी हैं। ये सैनिक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुर्द सेना की ISI आतंकवादियों से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि सीरियाई सरकार इसे अपने देश पर कब्जा मानती है। अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व में और भी कई अड्डे बनाए हुए हैं। खाड़ी में 3 प्रमुख हवाई अड्डे और बहरीन में एक बंदरगाह शामिल है जो अमेरिकी नौसेना बेस, सेंट्रल कमांड और US 5th फ्लीट के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति के बीच समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवागमन को लेकर लगातार संकट बना हुआ है। ऐसे में भारतीय नौसेना भी अलर्ट है। सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर तैनात INS सुमित्रा ने ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण किए जाने के संबंध में एक इमरजेंसी हेल्प कॉल का त्वरित जवाब दिया। मछली पकड़ने वाले इस जहाज पर समुद्री डाकू सवार थे और उन लोगों ने चालक दल को बंधक बना लिया था। INS सुमित्रा ने जहाज को रोका। नाव के साथ चालक दल के सभी 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं को मजबूर कर दिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत मछुआरों को बचा लिया है। लगभग 17 क्रू सदस्यों वाले ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान का सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। INS सुमित्रा ने जहाज को रोका। नाव के साथ चालक दल के सभी 17 सदस्यों को सुरक्षित रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं को मजबूर कर दिया। INS सुमित्रा अब इलाके से बाहर निकल गया है। युद्धपोत पर मौजूद ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने अपहृत जहाज को घेरे में लिया ताकि उस पर मौजूद समुद्री डाकुओं को चेतावनी दी जा सके। सूचना मिली थी कि ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान का अपहरण हो गया है, जिसके बाद ये अभियान शुरू हुआ। आइए समझते हैं पिछले कुछ महीनों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में कौन कौन से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को तैनात किया गया है। 26 जनवरी को हुती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा को निशाना बनाया था। इस पर 22 भारतीय सवार थे। INS विशाखापत्तनम को 26 जनवरी को रात तेल टैंकर से एक क्राइसिस कॉल के जवाब में अदन की खाड़ी में तैनात किया गया। 18 जनवरी को अदन की खाड़ी में एक जहाज पर ड्रोन अटैक किया गया। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS विशाखापत्तनम अलर्ट हुआ और तुरंत जहाज की मदद की। INS विशाखापत्तनम ने MV जेनको पिकार्डी को सहायता तुरंत पहुंचाई। दिसंबर में अरब सागर में हमलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने बचाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र पोत INS मोरमुगाओ, INS कोच्चि और INS कोलकाता तैनात किया। हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और सोमालिया के पूर्वी तट में भारतीय नौसेना द्वारा अपहृत जहाज और चालक दल की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा रही है। भारत का मात्रा के हिसाब से 90% से अधिक और मूल्य के हिसाब से 67% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत ने वाणिज्यिक नौवहन की सुरक्षा के लिए समय पर मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा बटोरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
मेरे शेर तैयार है ना? हाँ चल 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 आजा आजा मेरे शेर आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे ने कंडो मर्दा। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? ये पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल 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 अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो बुढ़वा। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के पाकिस्तान दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी से उनकी मुलाकात के बाद दोनों विदेश मंत्रियों ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने अपने बयानों में एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने की बात कही। कुछ सप्ताह पहले ही ईरान ने आतंकवादी गतिविधियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के इलाके में हमला किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के क्षेत्र में हवाई हमले के जरिए जवाबी कार्रवाई की थी। अगली खबर चीन से है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड का वित्तीय संकट चीन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एवरग्रैंड के इस संकट का चीनी बैंकों और वित्तीय प्रणाली के दूसरे हिस्सों में फैलने का डर भी देखा जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर का करीब 1/4 योगदान है। कंपनी का नेटवर्क वैश्विक होने के चलते दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके नकारात्मक परिणाम का अंदेशा लगाया जा रहा है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड की वजह से वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर आया संकट कम होता नहीं दिख रहा है। भारी कर्ज के बोझ तले दबी एवरग्रैंड को हांगकांग की एक अदालत ने सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कंपनी से संपत्तियों को बेचकर कर्ज अदा करने को कहा है। $300 बिलियन के भारी भरकम कर्ज तले दबी एवरग्रैंड के लिए यह आदेश जारी करते हुए जस्टिस लिंडा चान ने कहा कि कई महीनों का समय देने के बावजूद कंपनी अपने कर्ज की एक ठोस पुनर्गठन योजना पेश करने में असमर्थ रही है। एवरग्रैंड में नकदी का यह संकट 2021 से चल रहा है। इस दौरान चीन के केंद्रीय बैंक और निगरानी से जुड़ी संस्थाएं भी कंपनी को ऋण जोखिम कम करने को लेकर चेतावनियां जारी कर चुके हैं। निवेशकों और बॉन्ड धारकों की तरफ से अपील के बाद कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। अगर एवरग्रैंड बची रहती है तो इसकी काफी संभावना है कि यह बहुत छोटी कंपनियों में टूट जाएगी। मुझे लगता है कि यह कॉरपोरेट स्तर पर काफी दर्दनाक हो सकता है। कोर्ट का यह फैसला समस्या का कुछ समाधान तो है, लेकिन यह समाधान शायद हर किसी के लिए सही ना हो। एवरग्रैंड दुनिया की सबसे बड़ी कर्जदार रियल एस्टेट कंपनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एवरग्रैंड पर करीब 300 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है, जबकि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य करीब 240 अरब डॉलर है। एक समय चीन की सबसे बड़ी डेवलपर रही एवरग्रैंड का वित्तीय संकट 2021 में सार्वजनिक हुआ था। उसके बाद से कंपनी के लिए प्रॉपर्टी की बिक्री और धन जुटाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2021 और 2022 में कंपनी ने भारी नुकसान दर्ज किया था। इसके बाद से एवरग्रैंड के इस संकट का चीनी बैंकों और वित्तीय प्रणाली के दूसरे हिस्सों में फैलने का डर भी देखा जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर का करीब 1/4 योगदान है। ऐसे में इतनी बड़ी कंपनी के डूबने से पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अदालत के इस फैसले के बाद एवरग्रैंड के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद बाजार में कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग भी रोक दी गई।
कंपनी का नेटवर्क वैश्विक होने के चलते दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके नकारात्मक परिणामों का अंदेशा लगाया जा रहा है। चीन से एक बुरी खबर आई है। एक कोर्ट ने कंपनी के लिक्विडेशन का निर्णय दिया है और यह दुनिया भर के पूंजी बाजारों के लिए खतरे की घंटी है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है क्योंकि कंपनी पर कर्ज का भार बहुत ज्यादा है और इसका नेटवर्क विश्वव्यापी है। वहीं चीन के उप प्रधानमंत्री ही लाइफेंग ने पूंजी बाजार की स्थिरता के लिए लिस्टेड कंपनियों की मदद का आह्वान किया है। बीते कुछ समय से नकदी की भारी कमी और खरीदारों को समय पर घर न दे पाने के चलते एवरग्रैंड के खिलाफ चीन में भी भारी असंतोष देखने को मिला है। ऐसे में अब देखना होगा कि अदालत के इस फैसले के बाद एवरग्रैंड अपने बचाव का क्या रास्ता निकालती है और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि चीन की सरकार का कंपनी और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या रुख रहता है। अगली खबर, उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की निगरानी में पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें दागी हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की कोशिशों का भी किम जोंग उन ने जायजा लिया। किम ने बढ़ते बाहरी खतरों का मुकाबला करने के लिए परमाणु संपन्न नौसेना बनाने के अपने लक्ष्य को दोहराया। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया की ये रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की सेना के सिन्पो को लेकर जारी बयान के एक दिन बाद आई है। बता दें कि इस बयान में कहा गया है कि सोल ने सिन्पो के पूर्वी बंदरगाह के पास उत्तर कोरिया द्वारा कई क्रूज मिसाइलें दागने का पता लगाया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्य विपक्षी दल एमडीपी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। स्थानीय मीडिया आउटलेट सन इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक एमडीपी ने महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन जुटा लिया है। इसमें एमडीपी के साथ डेमोक्रेट सांसद भी शामिल हैं। हालांकि ये प्रस्ताव अभी भी जमा नहीं किया गया है। एमडीपी और डेमोक्रेट्स के पास कुल 56 सांसद हैं। इनमें से 43 एमडीपी के और 13 डेमोक्रेट्स के हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए 56 वोटों की ही जरूरत है। ताज़ा विवाद एमडीपी की ओर से मोइजू की कैबिनेट में 4 सदस्यों को शामिल करने से रोकने पर शुरू हुआ। इस मामले पर रविवार को संसद में वोटिंग के दौरान झड़प तक हो गई। इसके कई विजुअल सोशल मीडिया पर भी आए हैं। कुछ सांसद स्पीकर की कुर्सी पर भौंपू बजाकर विरोध करते भी नजर आए। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में किसानों का विरोध प्रदर्शन आम हो गया है। फ्रांस और बेल्जियम के किसान सड़कों पर निकले हुए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर फ्रांस सरकार द्वारा उठाए कदमों से नाखुश किसानों ने अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। किसानों का तर्क है कि सरकार और खुदरा विक्रेताओं द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास के कारण ऊर्जा, उर्वरक और परिवहन की उच्च लागत को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। यूरोपीय संघ के कई देशों के किसान अपनी सरकारों से नाराज चल रहे हैं। कभी पोलैंड तो कभी जर्मनी, अब फ्रांस और बेल्जियम के किसान सड़कों पर निकले हुए हैं। सबकी मांगों में समानता भी दिखाई दे रही है। किसान ट्रैक्टर लेकर राजधानी पेरिस के करीब पहुंच चुके हैं। दर्जनों ट्रैक्टरों ने राजधानी की ओर जाने वाले ब्यूएस शहर के पास एक मोटर वे पे कब्जा कर लिया है। अपनी मांगों को लेकर फ्रांस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से नाखुश किसानों ने अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े कृषि उत्पादक फ्रांस के किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण पर अत्यधिक विनियमन से वे परेशान है। वैसे सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा और सख्त पर्यावरण नियम का मुद्दा ईयू के सभी देशों में करीब एक जैसा ही है, लेकिन फ्रांस में खाद्य मूल्य का भी मसला है। किसानों का तर्क है कि सरकार और खुदरा विक्रेताओं द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास के कारण ऊर्जा, उर्वरक और परिवहन की उच्च लागत को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं।
हम आज यहाँ हैं। हम लगभग 8 दिनों में पहली बार राजमार्ग छोड़ रहे हैं। आयात के स्तर पर किसानों को दोहरी मात झेलनी पड़ रही है। रूसी हमलों के बाद यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के कोटा और शुल्क को माफ कर दिया है, जिसके चलते वहां से बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है। इसके अलावा ईयू और दक्षिण अमेरिकी ब्लॉक्स मार्कोसुर के बीच एक व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए नए सिरे से हो रही बातचीत के कारण चीनी, अनाज और मांस में अनुचित प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इसे लेकर किसानों में भारी असंतोष है। फ्रांस के किसानों को लगता है कि सरकार 4% खेत परती छोड़ने की ईयू के नियम को लागू करने में अधिक जटिल प्रक्रिया को अपना रही है। साथ ही यूक्रेन संकट के बीच हरित नीति को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा रोड़ा मानते हैं। सरकार पर जून में यूरोपीय चुनाव और फरवरी के अंत में वार्षिक पेरिस फार्म शो से पहले संकट को कम करने का दबाव है। प्रधानमंत्री गैरियल अटाल ने 26 जनवरी को किसानों के लिए डीजल कर वृद्धि को खत्म करने की घोषणा की। हालांकि किसान इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। रविवार को धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन लीपे ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की और उनकी आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उतरने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। वे और कुछ नहीं चाहते। मुक्त व्यापार समझौतों को रोकें जो स्पष्ट रूप से उन्हें उन उत्पादनों के साथ प्रतिस्पर्धा में डालते हैं जो समान नियमों के अधीन नहीं हैं। उधर बेल्जियम में भी किसानों ने राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। यूरोपीय संसद से कुछ दूर पहले ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं। सोमवार की सुबह ब्रसल्स के ठीक दक्षिण में E19 रोड पर लगभग 30 से 40 ट्रैक्टर खड़े किए गए। ट्रैक्टरों के हान को बचता हुआ छोड़ दिया गया। किसानों का कहना है कि गुरुवार को होने वाली ईयू शिखर बैठक में व्यवधान डालने का ये पूर्व अभ्यास है। तुर्की प्रशासन ने इस्तांबुल में एक चर्च में हुए हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि पकड़े गए लोगों के इस्लामिक स्टेट से संबंध होने की आशंका है। रविवार को चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान हुई गोलीबारी में तुर्की के एक नागरिक की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक वो शख्स टहलने के लिए चर्च की इमारत में गया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। सूडान और दक्षिण सूडान के विवादित क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 54 लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। एक स्थानीय अधिकारी ने सोमवार को कहा, 2021 के बाद से सीमा विवाद से संबंधित हमलों की ये सबसे घातक घटना है। दक्षिण सूडान के हथियारबंद युवाओं ने पड़ोसी क्षेत्र अबाई पर हमला बोल दिया। अबाई एक तेल समृद्ध क्षेत्र है। इस पर दक्षिण सूडान और सूडान दोनों अपना दावा ठोकते हैं। अबाई पर संयुक्त रूप से दोनों देशों का शासन है। चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप शनिवार को मायामी से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। ये जहाज टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा है। इस क्रूज को फिनलैंड में बनाया गया था। इस पर $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया है। इस जहाज में कई सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। रोमांचक सुविधाओं में स्काई वॉक को भी शामिल किया गया है, जहां लोगों को ऐसा लगेगा कि वो समुद्र के ऊपर टहल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सैर पर निकला दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज आइकॉन ऑफ द सीज। शनिवार को अमेरिका के मियामी से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ ये क्रूज शिप टाइटैनिक जहाज से भी 5 गुना बड़ा है। इसका वजन 2,50,000 टन है। 1200 फीट लंबे और 20 मंजिला ऊंचे इस क्रूज में सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। लगभग 6 एकड़ लंबे आइकॉन ऑफ द सीज पर एक साथ 5,610 पैसेंजर और 2,350 क्रू सदस्य यानी 7,960 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं।
क्रूज में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। वाटर पार्क में 6 वाटर स्लाइड्स लगाए गए हैं। क्रूज में थीम पार्क, रेस्टोरेंट, ड्रिंकिंग, एंटरटेनमेंट के लिए 40 से भी ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा 7 पूल और 9 वर्लपूल भी इस पर मौजूद हैं। जहाज पर 28 तरह के केबिन हैं। एक कमरे में 3 से 4 लोग रह सकते हैं। ज्यादा कमरों में बालकनी भी है। इस क्रूज को फिनलैंड में बनाया गया है। इस पर $2 बिलियन का खर्च आया है। रॉयल कैरिबियन का दावा है कि इस जहाज पर लोगों को वो अनुभव मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। हम रॉयल अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का पहला बड़ा क्रूज जहाज हैं। कैबिनेट से लेकर मशीन तक, वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में जो हमारे पास तकनीकी क्षेत्र तक सभी तरह की व्यवस्था को मेहमान देख सकते हैं। जहाज तरल कृतीय प्राकृतिक गैस LPG से चलता है। पारंपरिक समुद्री ईंधन की तुलना में LNG अधिक स्वच्छ माना जाता है, लेकिन मीथेन उत्सर्जन के लिए अधिक जोखिम भरा भी रहता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। पर्यावरणविद मीथेन के रिसाव से जलवायु को होने वाले नुकसान को अस्वीकार बता रहे हैं। रॉयल कैरिबियन का कहना है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की आवश्यकता से 24% अधिक ऊर्जा कुशल है। कंपनी के 2035 तक नेट जीरो जहाज लाने की योजना है। LNG कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक समाधान नहीं है। यह बात सही है कि LNG से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक होता है। अगर इसे आगे भी जारी रखा गया तो उसका नुकसान हो सकता है। लगभग 50 संगीतकार और हास्य कलाकार अपने समूह के साथ यात्रियों को एंटरटेन करेंगे। समुद्र के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और द विजार्ड ऑफ द ओस्ट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ रोमांच चाहने वालों के लिए क्रूज पर पूरा इंतजाम होगा। रोमांचक सुविधाओं में स्काई वॉक को भी शामिल किया गया है, जहां लोगों को ऐसा लगेगा कि वे समुद्र के ऊपर टहल रहे हों। वहीं जो लोग डेक पर रहना पसंद करते हैं उनके लिए वहां ढेर सारे रेस्टोरेंट, एक्वाडोम के झरने के शो और एक आइस रिंक भी है। रॉयल कैरिबियन की वेबसाइट के अनुसार प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 1723 से 2639 अमेरिकी डॉलर है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस